बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम फ़ाइनल टर्म का सिलेबस स्टार्ट करेंगे NTH 632 का, डैट इज़ 23 लेक्चर से। एनालिटिक फंक्शन हमारा टॉपिक है। एनालिटिक फंक्शन क्या होता है? अ फंक्शन f of the complex variable z is analytic at a point z0 if it has a derivative at each point in the some neighborhood of z0। फंक्शन का एनालिटिक होने के लिए हमें सबसे पहले फंक्शन का डिफरेंशिएबल होना ज़रूरी है। डिफरेंशिएबल मगर इट्स मीन कि अगर हम उसका डेरिवेटिव लें और वो एग्जिस्ट करें। लेकिन एनालिटिक फंक्शन को हमने चेक करने के लिए हमने इससे पहले काशी-रीमान इक्वेशन पढ़ी थी। एनालिटिक फंक्शन चेक करने के लिए अगर काशी-रीमान इक्वेशन जो है वो सेटिस्फाई कर जाए तो फंक्शन जो है वो एनालिटिक होता है। तो इसकी डेफिनेशन भी यही कहती है कि कॉम्प्लेक्स प्लेन अगर z एनालिटिक तब होगा अगर वो z0 पे भी जो है वो एनालिटिक हो, या z0 पे भी उसका जो डेरिवेटिव है उसके नेबरहुड में एग्जिस्ट करता हो। उसके बाद फंक्शन इज़ एनालिटिक इन एन ओपन सेट इफ़ इट हैज़ अ डेरिवेटिव एवरीवेयर इन दैट सेट। फंक्शन एनालिटिक होगा किसी ओपन सेट के अंदर अगर उसका डेरिवेटिव भी हर सेट के अंदर जो है वो एग्जिस्ट करता है। इस तरह हमारे पास एक एग्जांपल है, फंक्शन ऑफ z इज इक्वल टू 1/z इज़ एनालिटिक एट ईच नॉन ज़ीरो पॉइंट इन दैट फाइनाइट प्लेन। एंड नॉन ज़ीरो पॉइंट मतलब कि ज़ीरो के अलावा हर जगह पर फंक्शन ऑफ z 1/z जो है वो एनालिटिक होता है। बट द फंक्शन ऑफ z इज इक्वल टू मॉड ऑफ z स्क्वायर। मॉड मतलब कि z क्या होता है? z होता है x प्लस आयोटा y, i y के इक्वल होता है। तो मॉड ऑफ z का स्क्वायर जो है वो एनालिटिक नहीं होता एट एनी पॉइंट सिंस इट डेरिवेटिव एग्जिस्ट ओनली एट z इज इक्वल टू 0, क्योंकि इसका डेरिवेटिव सिर्फ z इज इक्वल टू 0 पे एग्जिस्ट करता है। इन्होंने दो एग्जांपल यहाँ पे हमारे पास दी कि एक 1/z है। 1/z सारे पॉइंट्स पर एनालिटिक होगा सवाए z इज इक्वल टू 0 पे। लेकिन अगर मॉड ऑफ z का स्क्वायर की बात करें तो वो z 0 पे सिर्फ एनालिटिक होता है, बाकियों पे नहीं होता। उसके बाद है आपके पास एंटायर फंक्शन। Entire function is a function that is analytic at each point in that entire plane। entire function क्या होता है? फंक्शन जो है वो अगर डिफरेंशिएबल होगा किसी भी प्लेन में हर पॉइंट के ऊपर, तो हम कहेंगे कि जो इंटायर फंक्शन है वो एनालिटिक है। अगर वो कॉम्प्लेक्स प्लेन के हर पॉइंट पर डिफरेंशिएबल सेटिस्फाई कर जाए तो फंक्शन इंटायर फंक्शन जो है वो फंक्शन सारा जो है वो इंटायर फंक्शन कहलाता है। ओके, नेक्स्ट है हमारे पास फंक्शन फेल्स टू बी एनालिटिक एट अ पॉइंट z0 बट इज़ एनालिटिक एट सम पॉइंट इन एवरी नेबरहुड ऑफ z0, दैट देन z0 इज़ कॉल्ड द सिंगुलर पॉइंट। अब सिंगुलर पॉइंट क्या होता है? सिंगुलर पॉइंट होता है कि फंक्शन अगर डिफरेंशिएबल नहीं है z0 पे तो z0 जो है वो उसका सिंगुलर पॉइंट कहलाता है। मिसाल के तौर पर आपके पास फंक्शन है z-6 और z+7, तो z+7 इसके डिनोमिनेटर को इक्वल टू 0 रख लें, नॉमिनेटर को इक्वल टू 0 रखते हैं, z इक्वल टू -7 हो जाएगा। एंड -7 + 7 अगर हम z की वैल्यू पुट करें तो हमारे पास -7 + 7 0 हो जाएगा। तो फंक्शन जो है वो z-6 और 0 हो जाएगा और आंसर जो है वो हमारे पास इन्फिनिटी आएगा। और अगर हमारे पास आंसर इन्फिनिटी आ जाए तो हम कहेंगे कि जो z इक्वल टू -7 है ये हमारे पास इसका सिंगुलर पॉइंट है। इसी तरह से इसके बाद हम चेक करेंगे द पॉइंट z इज 0 इज इविडेंटली ए सिंगुलर पॉइंट ऑफ द फंक्शन f ऑफ z इंटू 1/z। इसके बाद आपके पास पॉइंट है इफ़ टू फंक्शंस आर एनालिटिक इन अ डोमेन d देन देयर सम एंड द प्रोडक्ट आर बोथ एनालिटिक इन d। अगर फंक्शन जो है वो उसकी डोमेन में भी एनालिटिक हो जाता है तो उसका सम और प्रोडक्ट भी उसकी डोमेन में एनालिटिक होगा। अब हम इसकी थोड़ी सी एग्जांपल देखते हैं, फिर हम इसके नेक्स्ट थ्योरम पे चलेंगे। ये आपके पास फाइनल टर्म के कुछ पेपर्स हैं जिसमें से जो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, सॉल्व क्वेश्चंस हैं, ये मैं आपके साथ शेयर करने लगी हूँ। शो डैट द फंक्शन ऑफ z इज इक्वल टू z बार नाउ वेयर डिफरेंशिएबल। जो फंक्शन है वो z बार के इक्वल है और वो डिफरेंशिएबल है। फंक्शन ऑफ z मतलब कि हमारे पास w जो है वो फंक्शन ऑफ z होता है और z जो है वो z किसके इक्वल होता है? x प्लस आयोटा y के इक्वल होता है। तो और जो w होता है वो u प्लस आयोटा v के इक्वल होता है। तो मैंने फंक्शन ऑफ z u प्लस आयोटा v और z बार जो है वो x प्लस आयोटा y रख दिया। अब u प्लस आयोटा v इक्वल टू जब हम z का बार लेंगे तो x प्लस आयोटा y x माइनस आयोटा y हो जाएगा। अब रियल पार्ट को रियल पार्ट के इक्वल रख लेते हैं और इमेजिनरी पार्ट को इमेजिनरी के, एंड u इज इक्वल टू x और v इक्वल टू -y कर लेंगे। अगर हम u का डेरिवेटिव लेते हैं विद रिस्पेक्ट टू x
तो हमारे पास u ऑफ x 1 आ जाएगा, और v का डेरिवेटिव लेते हैं विद रिस्पेक्ट टू x तो 0 हो जाएगा। v में हमारे पास माइनस y पड़ा हुआ है तो वो 0 हो जाएगा। u का डेरिवेटिव y के रिस्पेक्ट से लें तो 0, एंड v का डेरिवेटिव y के रिस्पेक्ट से लेंगे तो -1। तो हमारे पास काशी-रीमान इक्वेशन क्या कहती है? काशी-रीमान इक्वेशन होती है जी कि यू एक्स इक्वल होना चाहिए वी वाई के। यू एक्स क्या है? यू एक्स 1 है, और वी वाई क्या है? -1। यू एक्स और वी वाई इक्वल नहीं है, और इसके अलावा यू वाई इक्वल होना चाहिए -वी एक्स के। हमारे पास यू एक्स वी वाई के इक्वल नहीं आया है, इसलिए हम कहेंगे कि फंक्शन जो है वो जेड बार पे नाउ वेयर डिफरेंशिएबल है, लेकिन हमारे पास वी एक्स और यू वाई इक्वल आ गया है। इसके बाद हमारे पास एक एग्जांपल है, एनालिटिसिटी बतानी है फंक्शन की, w इज इक्वल टू साइन जेड। तो w मैंने आपको बताया है कि u प्लस आयोटा v के इक्वल होता है, और जो z है वो x और y की टर्म्स में कॉम्प्लेक्स प्लेन में आता है। तो फंक्शन ऑफ z को हमने u प्लस आयोटा v कर दिया, एंड z साइन z की जगह पे x प्लस आयोटा y कर दिया। तो साइन का फार्मूला ओपन कर लिया, साइन एक्स कॉज हाइपरबोलिक वाई एंड आयो प्लस आयोटा कॉज एक्स साइन हाइपरबोलिक वाई, ये इसका फार्मूला। उसके बाद हमने इसका u पार्ट और v पार्ट अलग कर लिया। u इस साइन एक्स कॉज हाइपरबोलिक वाई, और इसका v पार्ट है जी कॉज एक्स, इमेजिनरी पार्ट जो होता है वो उसका v पार्ट होता है, कॉज एक्स साइन हाइपरबोलिक वाई। फिर हमने u का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x ले लिया, तो साइन का डेरिवेटिव कॉज एक्स हो जाएगा, और उसके साथ जो y वाला फंक्शन है वो एज इट इज़ आ गया। इसी तरह से v का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x ले लिया तो कॉज माइनस साइन एक्स हो जाएगा, और साइन हाइपरबोलिक y ऐसे ही आ जाएगा। इसी तरह u y जब लेंगे तो साइन x ऐसे ही आ गया, कॉज हाइपरबोलिक y का डेरिवेटिव साइन हाइपरबोलिक y हो गया, और v y जब लेंगे तो कॉज x ऐसे ही आ गया, साइन हाइपरबोलिक y का डेरिवेटिव कॉज हाइपरबोलिक y आ गया, माइनस कॉज हाइपरबोलिक y होता है जी। ठीक हो गया। उसके बाद हमारे पास काशी-रीमान इक्वेशन क्या कहती है? काशी-रीमान इक्वेशन यू एक्स इक्वल टू वी वाई। अब हमारे पास यू एक्स है कॉज एक्स कॉज हाइपरबोलिक वाई, और वी वाई चेक कर लेते हैं। यू एक्स की वैल्यू और वी वाई की वैल्यू हमारे पास इक्वल आई है। काशी-रीमान इक्वेशन की फर्स्ट इक्वेशन सेटिस्फाई हो गया है, और दूसरी वैल्यू है जी यू वाई इक्वल टू माइनस वी एक्स आना चाहिए। यू वाई साइन एक्स साइन हाइपरबोलिक वाई, और वी एक्स माइनस साइन एक्स साइन हाइपरबोलिक वाई, तो यू वाई इक्वल टू माइनस वी एक्स के इक्वल आया। तो फंक्शन जो है वो हमारा w इज इक्वल टू साइन जेड एक एनालिटिक फंक्शन है। इसके बाद हमारे पास है फंक्शन ऑफ z इक्वल टू ई की पावर z। तो z को मैंने u प्लस आयोटा y लिख दिया, और z को मैंने फंक्शन ऑफ z को u प्लस आयोटा v, और z को e की पावर x प्लस आयोटा y, e की पावर x एंड e की पावर आयोटा y अलग कर लिया। e की पावर x ऐसे ही आ गया। e की पावर आयोटा y हम आइलर्स फार्मूला लगाएंगे, आइलर्स फार्मूला, आइलर्स आइडेंटिटी जिसे कहते हैं। क्या होता है कि कॉज आयोटा y ऊपर पड़ा है, कॉज y प्लस आयोटा साइन y लिख लिया। अब ई एक्स कॉज y प्लस आयोटा ई एक्स साइन y हो गया। अब u का टर्म अलग कर लिया, ई एक्स कॉज वाई, और वी इमेजिनरी पार्ट को अलग कर लिया। फिर इसी तरह से यू एक्स यू वाई डेरिवेटिव ले लिया, यू का एक्स के रिस्पेक्ट से, वाई के रिस्पेक्ट से, वी का डेरिवेटिव ले लिया एक्स के रिस्पेक्ट से, वाई के रिस्पेक्ट से। हमारे पास दोनों आंसर्स जो हैं वो यू एक्स वी वाई के इक्वल आया, यू वाई वी एक्स के इक्वल आया। तो हम कहेंगे कि जो हमारा फंक्शन है वो एनालिटिक है। उसके बाद हमारे पास हैंड आउट में ये एक थ्योरम है कि फंक्शन का प्राइम z इक्वल टू 0 है एवरीवेयर इन द डोमेन d, देन फंक्शन ऑफ z मस्ट बी कांस्टेंट थ्रू आउट d। तो z को u की टर्म में और आयोटा v की टर्म में लिख लिया, और u जो है वो एक्स वाई प्लेन पे है, v भी एक्स वाई प्लेन पे। तो कहता है कि अगर हम एज्यूम कर लें कि फंक्शन का प्राइम अगर हम उसका डेरिवेटिव लेते हैं और वो 0 है उसकी डोमेन में, मतलब कि फंक्शन ऑफ z क्या है? फंक्शन ऑफ z इज़ यू एक्स u इंटू एक्स वाई प्लस आयोटा v इंटू एक्स वाई, मतलब यू एक्स लें और आयोटा v एक्स लें वो भी 0 आए, और यू वाई लें सॉरी वी वाई लें और आयोटा यू वाई लें तो वो भी 0 आए। तो हम कहेंगे यू एक्स इक्वल है यू वाई इक्वल है 0 के, वी वाई एक्स इक्वल है वी वाई इक्वल है 0 के। हमने सारी वैल्यूज़ को इक्वल रख लिया, तो हम कहेंगे कि फंक्शन जो है वो उसका डेरिवेटिव भी उसकी डोमेन में जो है वो थ्रू आउट इक्वल होता है 0 के। इसके बाद ये आपके पास एक एग्जाम्पल है। एग्जाम्पल में हमने बताना है
कि सिंगुलर पॉइंट के बाद इस एग्जांपल में हम बात कर लेते हैं कि उसका जो क्वोशंट है वो कह रहा है कि एनालिटिक है थ्रू आउट द जी एक्सेप्ट द सिंगुलर पॉइंट। सिंगुलर पॉइंट्स अभी मैंने आपको इससे पहले एक दफ़ा बताए थे कि जो हम इसका जो इस नीचे वाला पार्ट है z² - 3 और z² + 1 = 0 रख लें तो z की वैल्यू हमारे पास इधर से आ जाएगी ±√3 और इधर से आ जाएगी ± आयोटा। तो हम कहेंगे ये जो वैल्यूज़ आई हैं ये हमारे पास इसके सिंगुलर पॉइंट्स आए हैं। अगर हम इसी वैल्यूज़ को इसके अंदर दोबारा रखेंगे तो हमारा फंक्शन जो है वो वैसे तो ये फंक्शन हमारे पास कहते हैं कि एनालिटिक है, लेकिन अगर हम इसके सिंगुलर पॉइंट्स की बात करें तो वो एनालिटिसिटी को प्रूव नहीं करता। उन्होंने यही लिखा हुआ है इज़ एविडेंटली एनालिटिक थ्रू द जी प्लेन एक्सेप्ट फॉर द सिंगुलर पॉइंट्स और द एनालिटिसिटी इज़ ड्यू टू द एग्जिस्टेंस ऑफ फेमिलर डिफ्रेंशिएशन फार्मूला विच नीड टू बी अप्लाइड ओनली इफ द एक्सप्रेशन फॉर एफ प्राइम ऑफ जेड इज़ वांटेड। अभी तो हमने सिंपल सिंगुलर पॉइंट से रख के देखा कि हम कह रहे हैं कि वैसे हमारा फंक्शन जो है वो एनालिटिक है, लेकिन अगर हम उसके एफ प्राइम अगर हम उसका वैसे सिंगुलर पॉइंट से अगर उसको देखें तो वो एनालिटिक नहीं रहता है। इसी तरह एक और एग्जांपल है हमारे पास फंक्शन ऑफ जेड इज कॉज हाइपरबोलिक एक्स कॉज वाई और साइन हाइपरबोलिक एक्स साइन वाई। यू टर्म अलहदा कर ली, वी टर्म अलहदा कर ली, रियल पार्ट अलहदा यू के साथ कर लिया और इमेजिनरी पार्ट जो है वो वी वाला पार्ट है। यू एक्स ले लिया तो हमारे पास यू का डेरिवेटिव लेंगे विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो कॉज वाई एज इट इज़ रहेगा और कॉज हाइपरबोलिक एक्स का डेरिवेटिव साइन हाइपरबोलिक एक्स हो जाएगा। इसी तरह अगर हम यू वाई लेते हैं तो कॉज हाइपरबोलिक एक्स ऐसे रहेगा, कॉज वाई का डेरिवेटिव माइनस साइन वाई हो जाएगा और माइनस कॉज हाइपरबोलिक एक्स साइन वाई हमारे पास यू वाई आ जाएगा, जो कि ये लिखा हुआ है। इसी तरह से वी एक्स ले लेंगे, वी वाई ले लेंगे, हमारे पास यू एक्स जो है वो वी वाई के इक्वल आएगा और यू वाई जो है वो माइनस वी एक्स के इक्वल आएगा और हम कहेंगे कि जो हमारा फंक्शन है वो एनालिटिक है। इसी तरह से फंक्शन ऑफ जेड है, उन्होंने कहा है कि और इसका कॉन्जुगेट दोनों जो है वो एनालिटिक होते हैं उसकी डोमेन में। तो फंक्शन ऑफ जेड मस्ट बी कांस्टेंट थ्रू आउट डी। हम फंक्शन का जो जेड बार है वो हमने लिख लिया यू इंटू एक्स वाई प्लस आयोटा वी इंटू एक्स वाई। यू एक्स वाई जो है वो इस वाली वैल्यू के इक्वल है यू एक्स वाई के और वी एक्स वाई जो है वो इस वाली वैल्यू के इक्वल है, जैसे कि इन्होंने यहाँ पे लिखा हुआ है यू एक्स वाई इज़ स्मॉल यू एक्स वाई एंड वी एक्स वाई इज़ माइनस स्मॉल वी एक्स वाई। बिकॉज एनालिटिसिटी ऑफ द फंक्शन काशी रीमन इक्वेशन क्या कहती है, यू एक्स इक्वल होता है वी वाई के और यू वाई इक्वल होता है माइनस वी एक्स के। तो अगर हम इसकी डोमेन में इसको चेक करें इसके कॉन्जुगेट में चेक करें तो हम कहेंगे कि कैपिटल ऑफ यू एक्स इक्वल टू कैपिटल ऑफ वी वाई एंड कैपिटल ऑफ यू वाई इक्वल टू माइनस कैपिटल ऑफ वी एक्स। तो इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 3 को हम इस तरह से भी लिख सकते हैं कि यू एक्स जो है वो हमारे पास माइनस वी वाई के इक्वल है और यू वाई जो है वो वी एक्स के इक्वल है।